गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग बायोलॉजी में चैप्टर पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, और इसका आज हम लोग लेक्चर 4 पढ़ेंगे। अभी तक हमने इसमें लिविंग्स के मेन करेक्टर्स के बारे में पढ़ा कि ऐसे कौन से करेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। वो कौन से खास गुण या करेक्टर हैं जो लिविंग में तो पाए जाते हैं लेकिन नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते हैं। उसमें हमने पहला करेक्टर डिस्कस किया ग्रोथ, और कल हमने सेकंड करेक्टर पढ़ा था रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन जो है हर ऑर्गेनिज्म का एक मोटो होता है जिससे कि वो अपने जेनेटिक करेक्टर्स को, अपने डीएनए को अपनी संतानों में ट्रांसफ़र कर सके, और ये लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आज अर्थ पर लाइफ सस्टेन नहीं करती। जिस दिन लाइफ का ओरिजिन हुआ था उसी दिन लाइफ जो है वो एंड हो जाती। केवल रिप्रोडक्शन की वजह से ही लाइफ जो है लगातार कंटिन्यू चलती रहती है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की एक समय के बाद डेथ हो जाती है। उसके बाद नया ऑर्गेनिज्म तभी आ सकता है जब पुराने ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के द्वारा उनको प्रोड्यूस करें। तो इसलिए देखा जाए तो रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है लाइफ के लिए। कल हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल के बारे में कल हमने पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली बात तो एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, उसमें मेल और फीमेल दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। दूसरा, इसमें पहली बात तो गैमीट नहीं बनते हैं, और अगर बन भी जाए तो वो फ्यूजन नहीं करते हैं। मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता है, जाइगोट नहीं बनता है। दूसरी बात। तीसरी बात, इसमें जो संतान उत्पन्न होती है, जो नए ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, जो प्रोजीनी बनती है, ऑफस्प्रिंग बनती है, वो देखने में मॉर्फोलॉजिकली डिटो अपने पेरेंट की तरह होती है। मतलब उसमें और पेरेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता। जेनेटिकली भी दोनों 100% सेम होते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये उन्हीं की बिल्कुल कार्बन कॉपी है। तो इनको हम लोग बोलते हैं क्लोन्स। फिर हमने पढ़ा कि ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये जनरली प्लांट्स में भी मिलता है, फंजाई में भी मिलता है, बैक्टीरिया में मिलता है, प्रोटिस्टा में मिलता है, लेकिन सारे एनिमल्स में नहीं मिलता। एनिमल्स में केवल जो लोअर एनिमल्स हैं, जैसे कि हमने फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सीलेंटेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में ही देखा कि इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म में भी पाया जा सकता है, एनिमल्स में पाया जा सकता है, लेकिन एक फ्रिक्वेंटली अगर बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में केवल लोअर एनिमल्स में पाया जाता है, हायर एनिमल्स में नहीं पाया जाता, क्योंकि इसके लिए ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर का सिंपल होना जरूरी है। और जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही एक फास्ट मैकेनिज्म है। इसमें जो प्रोडक्शन होता है नए ऑर्गेनिज्म का वो काफ़ी तेज़ी से होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ये एक फास्ट मेथड होता है, और हर ऑर्गेनिज्म का एक फेवरेट तरीका होता है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें। कल हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स देखे, जिसमें हमने एक देखा था फिशन। फिशन में हमने बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया, अमीबा का एग्जाम्पल लिया, जिसमें उनकी जो एक सिंगल सेल होती थी वो 2 सेल में डिवाइड हो जाती थी, और वहाँ पर हमने रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को सेम माना था, क्योंकि वहाँ पर सिंगल सेल होती है तो बॉडी का साइज ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता है। जब भी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करनी होती है तो वो डिवाइड कर जाता है, और डिवाइड करता है तो वही उसका रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। फिर इसके बाद हमने इसमें पढ़ा बडिंग।
हाइड्रा के अंदर हमने एग्जांपल देखा कि हाइड्रा जो है फाइलम सीलेंट्रेटा का एक एनिमल है, छोटा सा एनिमल होता है, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। और हमने देखा कि उसमें क्या होता है कि नीचे छोटी सी उसकी बॉडी में एक उभार बन जाता है, बड बन जाती है, और वो बड धीरे धीरे बड़ी होती है और वो एक हाइड्रा का ही रूप ले लेती है। देखने में बिल्कुल वो हाइड्रा जैसा ही बन जाता है और फिर उसके बाद वो अपने पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद वो इंडिपेंडेंट तरीके से सर्वाइव करना शुरू कर देता है। तो बडिंग एक तरीका हो गया। हमने फंजाई में भी ईस्ट का एग्जाम्पल पढ़ा कि ईस्ट भी जो है वो बडिंग के द्वारा अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है और उसमें तो बर्ड के ऊपर बर्ड और ऐसे करके बर्ड बनती जाती है, तो बर्ड्स की एक चेन बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोमाइसीलियम। फिर इसके बाद हमने फ्रैगमेंटेशन के बारे में पढ़ा। फ्रैगमेंटेशन जनरली लोअर प्लांट्स में और लोअर एनिमल्स में, फंजाई में पाया जाता है, ज़्यादातर जिनकी बॉडी फ्लैट होती है और फिलामेंटस होती है, उनकी बॉडी का कोई भी हिस्सा टूट के पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर देता है। तो हमने कल इसमें स्पाइरोगाइरा में देखा था और स्पाइरोगाइरा के अलावा हमने उसमें भी देखा था प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा जो है वो ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स में एक मॉस हमने देखी थी जिसका नाम था फ्यूनेरिया। उसमें हमने देखा था कि उसके स्पोर के जर्मिनेशन से प्रोटोनिमा बनता है और उस प्रोटोनिमा का अगर कोई पीस टूटकर सॉइल में गिर जाता है तो उससे एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रीजनरेशन। रीजनरेशन की पावर जो है हर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, लेकिन ये पावर जो है अलग अलग होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि पॉलीफेरा के मेंबर्स हैं और आपके सीलेंट्रेटा के हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस के हैं, तो इनके मेंबर्स में तो क्या होता है कि अगर इनकी बॉडी का कोई हिस्सा टूट जाता है तो वो हिस्सा दोबारा से नया बन जाता है, तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी बना लेते हैं। अपने बॉडी के किसी भी लॉस्ट पार्ट को बना सकते हैं। इसके अलावा एक लॉस्ट पार्ट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं। तो इनके अंदर हाई रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। हमने एक एग्जांपल पढ़ा था फ्लैट वर्म का, प्लेनेरिया डुचेसिया का, जिसमें कि हमने प्लेनेरिया को 3 पीस में काटा था और हमने देखा था हर पीस ने अपने खोए हुए भाग को दोबारा से रीजनरेट कर लिया। फिर हमने देखा था कि रीजनरेशन की पावर जब हम ऊपर की तरफ आते हैं हायर एनिमल्स में तो ये पावर कम होती जाती है। जैसे कि हमने अपने ह्यूमन के बारे में बताया था कि हमारे अंदर रीजनरेशन की पावर इतनी होती है कि अगर हमारी बॉडी में कोई कट लग जाए, चोट लग जाए, तो वो अपने आप को ठीक कर लेती है। हमने अपने लिवर के बारे में पढ़ा था कि हमारा लिवर जो है उसके अंदर हाई रीजनरेशन पावर होती है। अगर कोई इंसान किसी पेशेंट को अपना लिवर डोनेट कर देता है तो उसका 70% लिवर अगर निकाल के पेशेंट को दे दिया जाता है तो बचा हुआ 30% लिवर या 40% लिवर जो भी बचा हुआ है वो पूरा 100% लिवर बना देता है। हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो ब्रेन है, जो हमारी पीछे, तो हम लोग बता रहे थे कि जो हमारी बॉडी का ब्रेन है और पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें न्यूरॉन्स के अंदर रीजनरेशन पावर बिल्कुल नहीं होती है। अगर कोई एक न्यूरॉन डेड कर जाती है तो फिर उसको नई सेल से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से ह्यूमन की बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ में और ऑर्गन्स में रीजनरेशन पावर अलग अलग होती है। इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सभी में मिलता है, फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, सभी ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है एक्सेप्ट दी मोनेरा में नहीं मिलता है। और फंजाई का एक ग्रुप है जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। और ज़्यादातर जो हायर ऑर्गेनिज्म से एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जैसे कि कॉर्डेट्स, इनके अंदर
जनरली ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। ओके, इसके अलावा जो लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स एल्गी वगैरह, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल अनफेवरेबल कंडीशन में ही करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई एल्गी वाटर में पाई जाती है, एग्जांपल हमने यहाँ पे एल्गी का ले लिया, और पानी की कमी हो जाए, सूखा पड़ जाए, या तापमान या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, गर्मी बढ़ने लगे, तो उस समय वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं और अपना जाइगोस्पोर बना के लंबे समय के लिए उस परिस्थिति को वो पास करते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो दोबारा से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने के लिए जो लोअर प्लांट्स हैं जैसे कि एल्गी, वो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किस बात में, किस एस्पेक्ट्स में अलग है। देखिए, इसमें जनरली सबसे पहला पॉइंट है जनरली नीड ऑफ टू पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन के लिए इसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। वन इज मेल, अदर इज फीमेल, जिसमें एक मेल की ज़रूरत होती है और दूसरे फीमेल की। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन में जनरली दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है, सारे बाइसेक्सुअल की बात नहीं हो रही है, तो उसके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट है, जैसे गेहूं का प्लांट है, वीट, और गेहूं के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हो गया इसके अंदर मेल भी होता है और इसके अंदर फीमेल भी होता है। तो मेल और फीमेल आपस में ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ क्रॉस। आपस में ही फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर गेहूं के पौधे को किसी दूसरे पौधे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है। तो इसका मेल गैमीट फीमेल के गैमीट को सीधा फर्टिलाइज कर सकता है। ऐसे ही एनिमल में भी हम लोग एक एग्जांपल देते हैं। एनिमल में टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम ये एक पैरासाइट है जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहता है। इसको हम लोग टेप वर्म भी बोलते हैं, टेप वर्म। इसकी बॉडी जो है वो टेप की तरह फ्लैट होती है। इसके अंदर भी सिंगल के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों होते हैं। मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। तो यहाँ पर भी ये अपने आप को खुद ही फर्टिलाइज कर सकता है। तो टीनिया सोलियम के केस में भी दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला जो हमारा पॉइंट था कि इसमें हमें दो पेरेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम लोग एक टर्म लगा सकते हैं मोस्टली। मोस्टली इसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल हो तो उसके अंदर एक ही पेरेंट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि एक ही पेरेंट के अंदर मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे बाइसेक्सुअल में सेल्फ ही होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ
अर्थवर्म का, अर्थवर्म के अंदर दो अर्थवर्म की जरूरत होती है। अर्थवर्म के अंदर दो अर्थवर्म की, दो पेरेंट की जरूरत होती है। इसके अंदर दोनों गैमीट बनते हैं, मेल भी बनता है, फीमेल भी बनता है। इसके अंदर भी मेल बनता है और फीमेल बनता है, लेकिन ये आपस में फर्टिलाइज नहीं करते हैं। इसका मेल इस फीमेल को फर्टिलाइज करता है और इसका मेल इस फीमेल को फर्टिलाइज करता है, तो इसके अंदर क्रॉस होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म भले ही बाइसेक्सुअल है, लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में हो रहा है। तो दो पेरेंट यहाँ पर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो भी प्रोजीनी पैदा होगी उसमें एक इनका जिसने मेल दिया है वो उसका फादर होगा, जिसने फीमेल दिया है वो उसका मदर होगा। तो इन जनरल केस में हम लोग ये समझ सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट हमें दो भी चाहिए होते हैं, और अगर बाइसेक्सुअल पेरेंट होता है तो वो अकेला भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि दो पेरेंट ही हो, ये भी नहीं है कि एक ही पेरेंट में दोनों का फर्टिलाइजेशन सेल्फ में हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम इसका दूसरा कैरेक्टर देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहली बात तो सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, लेकिन किसमें नहीं पाया जाता है? मोनेरा में और फंजाई के ड्यूटेरोमाइसीटीज में। और भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताता रहूँगा। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। अगर पेरेंट्स कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल, उसमें से एक पेरेंट मेल होगा, दूसरा पेरेंट जो है वो फीमेल होगा। और अगर पेरेंट बाइसेक्सुअल है तो वो अपने बॉडी के अंदर भी फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, उसमें एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो चाहे तो दो बाइसेक्सुअल आपस में क्रॉस भी कर सकते हैं। इसका मेल इसके फीमेल के साथ क्रॉस कर सकता है और इसका मेल इसके फीमेल के साथ क्रॉस कर सकता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अगला पॉइंट है, ऑलवेज फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स इज फाउंड। हमेशा इसमें दो गैमीट्स का फ्यूजन होता है। जैसे कि यहाँ पर हम दो गैमीट ले लेते हैं, एक हमने ये ले लिया और दूसरा ये ले लिया। एक गैमीट को हमने माना यहाँ पर ये मेल गैमीट है और दूसरा जो है वो फीमेल गैमीट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होगा जब ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज करें, और इनके फ्यूज करने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। दो गैमीट का फ्यूजन कहलाता है फर्टिलाइजेशन, या इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं हम लोग, सिनगैमी। सिन का मतलब होता है टुगेदर और गैमी का मतलब होता है मैरिज या फ्यूजन। तो इसमें दोनों गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं और उसके बाद एक नई सेल बनती है। इस सेल को हम लोग बोलते हैं जायगोट। एक चीज यहाँ पर समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो मेल गैमीट होते हैं और फीमेल गैमीट होते हैं, ये अलग अलग पेरेंट्स के भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में मेल गैमीट को हम लोग बोलते हैं स्पर्म, ठीक है, और फीमेल गैमीट को बोलते हैं ओवम। तो यहाँ पर स्पर्म जो है वो मेल देता है और फीमेल गैमीट जो है वो ओवम जो है वो फीमेल देती है। तो इसका मतलब ह्यूमन के केस में बात करें या ज़्यादातर एनिमल के केस में बात करें तो एक गैमीट मेल से आता है, दूसरा गैमीट जो है वो फीमेल से आता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है तो हो सकता है कि उनके ये दोनों गैमीट जो है वो एक ही पेरेंट के हो, उसी पेरेंट ने मेल गैमीट भी बनाया है, उसी पेरेंट ने फीमेल गैमीट भी बनाया है। तो ये दो गैमीट सिंगल पेरेंट के भी हो सकते हैं या टू पेरेंट्स के भी हो सकते हैं। वो एक अलग बात है कि ये अलग अलग आए हैं या एक ही से आए हैं, लेकिन हमेशा गैमीट का फर्टिलाइजेशन जरूर होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये खास फीचर है कि इसमें फर्टिलाइजेशन
जरूर होता है, दो गैमीट आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक नई सेल बनाते हैं जिसमें दोनों के बराबर कैरेक्टर पाए जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो नया सेल बनेगा, जो नया जाइगोट बनेगा, उसमें दोनों के बराबर कैरेक्टर पाए जाते हैं। कैसे दोनों के बराबर कैरेक्टर पाए जाते हैं? आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर वो अपना स्पर्म बनाएगा तो वो आधे ही क्रोमोसोम देगा उसको, 23। ऐसे ही फीमेल के अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। तो जब वो अपना ओवम बनाएगी तो उसको कितने क्रोमोसोम देगी? आधे क्रोमोसोम देगी। 46 के हाफ कितने हो गए? 23। और जब ये दोनों फर्टिलाइज कर जाएंगे तो जो नई सेल बनेगी उसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, जैसे कि उनके मदर और फादर में होते थे। तो अब जो ये नई सेल बनी है इसमें जो 46 क्रोमोसोम है, इसमें 23 और 23, 23 और 23 क्रोमोसोम है, जिसमें से 23 इसके अंदर जो आए हैं वो फादर के आए हैं और जो 23 बाकी के क्रोमोसोम है वो मदर के आए हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नया सेल बनता है, जो नया इससे प्रोजीनी प्रोड्यूस होगा, जो बेबी प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर अपने माता पिता के बराबर बराबर गुण होते हैं। 50% उसमें फादर के कैरेक्टर पाए जाते हैं, 50% उसमें मदर के गुण पाए जाते हैं। और ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है। ज़्यादातर केस में कुछ लोअर प्लांट्स को अगर छोड़ दें तो उसमें एम्ब्रियो नहीं बनता है, लेकिन बाकी सब में ये जाइगोट जो है एम्ब्रियो बनाता है और उससे फिर एक नया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये नया ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन से बना है, इसलिए इस ऑर्गेनिज्म के अंदर 50% फादर के कैरेक्टर होंगे और 50% इसमें मदर के कैरेक्टर होंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो दो पेरेंट के फर्टिलाइजेशन से पैदा हुआ है, जैसे कि मैं अपनी बात करूं या आप लोगों की बात करूं, तो आप देखिए कि मेरी जो शक्ल है, मेरी जो कैरेक्टर है, मेरी जो आदतें हैं, वो 100% ना तो मेरे फादर से मैच करती है, ना 100% मेरी मदर से मैच करती है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो कैरेक्टर आए हैं वो 50% मेरे फादर के कैरेक्टर आए हैं, 50% मेरे मदर के कैरेक्टर आए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो मेरे अंदर वेरिएशंस है। वेरिएशंस क्यों है? क्योंकि मैं ना तो 100% अपने फादर जैसा हूँ, ना मैं 100% अपने मदर जैसा हूँ। दुनिया में कोई भी ह्यूमन, आप किसी भी ह्यूमन को ले लीजिए, किसी भी बच्चे को ले लीजिए, वो कभी भी अपने मम्मी या पापा की कार्बन कॉपी नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनका क्लोन नहीं है। वो उनके गैमीट्स के मिक्सिंग से बना है, गैमीट्स के फ्यूज होने से बना है, इसलिए उसके अंदर दोनों के आधे आधे कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उस नए ऑर्गेनिज्म के अंदर 50% कैरेक्टर उसके एक पेरेंट के होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैटर्नल कैरेक्टर, और 50% कैरेक्टर उसमें दूसरे पेरेंट के होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मैटरनल कैरेक्टर। इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, सोज वेरिएशंस, उसके अंदर बहुत सारे विभिन्नताएं होती हैं, बहुत सारे उसके अंदर डिफरेंस या चेंजेस होते हैं। और ये चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें केवल एक ऑर्गेनिज्म के गुण नहीं आते, उसके अंदर
दो ऑर्गेनिजम्स के गुण आते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कभी भी क्लोन्स नहीं होते, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे, जो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ये क्लोन नहीं होते हैं। जबकि एसेक्सुअल में जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो अपने पेरेंट्स के क्लोन होते हैं और वो आपस में भी क्लोन होते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए एक ही ऑर्गेनिज्म ने बहुत सारी प्रोजीनी पैदा की, जैसे कि मैं अपने केस में देखूं कि हम दो भाई हैं, ठीक है। तो मेरे और मेरे भाई में बहुत सारे वेरिएशंस हैं। जैसे मैं कुछ कॉमन वेरिएशंस की बात करूं तो मेरी हाइट ज़्यादा है, उसकी हाइट कम है, पहला वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन, उसकी आइज़ जो है वो ब्लैक कलर की है, मेरी आइज़ जो है वो ब्लैक ब्राउन कलर की है। अब सवाल ये है कि जब हम दोनों के मदर फादर सेम है तो हम में भाइयों में डिफरेंस क्यों है? उसके पीछे एक कारण और है कि देखिए हम दोनों जो है वो अलग अलग स्पर्म और ओवम से बने हैं। मतलब जब मेरा जन्म हुआ होगा तो मेरी बॉडी में जो मेरे फादर का स्पर्म आया है, मेरी मदर का जो ओवम आया है वो अलग था। मेरे भाई के अंदर जो मेरे फादर का और मदर का स्पर्म और ओवम गया है वो अलग है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब गैमीट बनाता है, जब उसकी बॉडी में स्पर्म्स बनते हैं या फीमेल की बॉडी में ओवम्स बनते हैं, ओवा बनते हैं, तो उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मियोसिस। हम लोग आगे साइटोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ेंगे, सेल डिवीजन, वहाँ पर पढ़ेंगे मियोसिस। तो मियोसिस होने की वजह से जब फादर बहुत सारे स्पर्म बनाता है तो हर स्पर्म के अंदर कुछ जीन्स जो है वो चेंज होकर जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एलील्स। किसी में कोई एलील गया, जैसे कि मेरे अंदर जो एलील आया है वो लंबाई वाला आया है, जिससे मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। मेरे भाई के अंदर जो एलील आया है उसमें थोड़ी कम लंबाई है। मेरी आंखों का कलर का जो एलील है वो ब्लैक एंड ब्राउन है, जबकि मेरे भाई का जो आइज कलर है, उसके आइरिस का कलर है वो ब्लैक है। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंट एलील्स आते हैं भाई बहनों में, वो क्यों आते हैं? क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स की बॉडी में गैमीट्स बन रहे होते हैं तो उन गैमीट्स के बनने के टाइम पर कुछ जो जीन्स हैं वो रीसफल हो जाते हैं, कुछ एलील्स अदल बदल हो जाते हैं। कोई एलील किसी में चला जाता है, कोई एलील किसी में चला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर दोनों एलील आ जाते हैं, एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, दूसरा एलील छुपा रहता है। आपने याद करो, आपने मेंडल के बारे में सुना होगा, आपने 9th या 10th में जेनेटिक्स के अंदर एक टॉपिक था जेनेटिक्स, उसमें आपने मेंडल के बारे में पढ़ा होगा। और आपको याद होगा कि मेंडल ने पी प्लांट पर, मटर के पौधे पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसके बेसिस पर उन्होंने जेनेटिक्स के लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उन लॉ में उन्होंने ये दिखाया था कि जब हम दो प्लांट को क्रॉस करते हैं, जैसे उन्होंने मटर के दो पौधे लिए, एक प्लांट जो था मटर का वो टॉल था, दूसरा प्लांट जो था वो डॉर्फ था। तो उन्होंने देखा कि जब टॉल और डॉर्फ को आपस में क्रॉस करते हैं तो पहली पीढ़ी में F1 जनरेशन में सारे पौधे लंबे होते हैं, सारे पौधे जो होते हैं वो टॉल होते हैं। और जब F1 जनरेशन के प्लांट को ही आपस में क्रॉस कराया जाता है तो जो अगली जनरेशन आती है F2, उसके अंदर 75% प्लांट टॉल होते हैं और 25% पौधे जो है वो ड्वार्फ होते हैं। तो वहाँ पर मेंडल ने एक बात कही थी कि कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ही करेक्टर के एलील होते हैं, मतलब उसमें टॉल का भी एलील है और उसके अंदर ड्वार्फ का भी है, लेकिन एक एलील जो है वो अपने आप को शो करता है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट एलील, और एक एलील अपने आप को हिडन कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिसेसिव एलील। तो वहाँ मटर के केस में क्या हुआ कि टॉल जो था वो डोमिनेंट था और ड्वार्फ जो था वो रिसेसिव था। तो जब ये दोनों एलील एक साथ आए बच्चे के अंदर तो टॉल वाले ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, ड्वार्फ वाले ने अपने आप को छुपा लिया। लेकिन F2 पीढ़ी में क्या हुआ कि कुछ
पौधे ऐसे हुए जिसके अंदर दोनों ड्वार्फ थे, दोनों एलील जो थे वो ड्वार्फ थे, तो उसमें टॉल था ही नहीं। जब टॉल का एलील नहीं था, टॉल का जीन नहीं था, तो पौधे की हाइट जो थी वो ड्वार्फ हो गई, और जिस जिस पौधे के अंदर टॉल का एलील गया वो सारे के सारे पौधे जो है वो टॉल हो गए। तो ये चीज़ आपको आगे और जेनेटिक्स में पढ़ाई जाएगी, साइटोलॉजी पढ़ाई जाएगी, उसमें आपको मियोसिस बताएंगे, फिर 12th में आपको जेनेटिक्स पढ़ाएंगे। तो वहाँ ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उससे जो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर ये जो वेरिएशंस आती हैं, ये वेरिएशंस क्यों आती है, इसकी कई वजह होती हैं। एक वजह तो क्या होती है कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर आधे कैरेक्टर मेल के आए हैं, आधे फीमेल के आए हैं, एक तो यही कारण हो गया, इनमें वेरिएशंस आ गई। दूसरा वेरिएशन का कारण क्या होता है कि जब स्पर्म और ओवा बनते हैं तो उस समय मियोसिस होती है, मियोसिस के टाइम पर जीन जो है वो अदल बदल हो जाते हैं। तो किसी बच्चे में कोई जीन चला गया, किसी बच्चे में कोई जीन चला गया, इसलिए एक ही माँ बाप की कई संतानें होती हैं, लेकिन वो सारी संतानें एक जैसी नहीं होती, उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। कोई थोड़ा गोरा हो सकता है, कोई थोड़ा कम गोरा हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई नाटा हो सकता है, कोई आईक्यू में तेज हो सकता है, कोई आईक्यू में कमज़ोर हो सकता है। एक ही पेरेंट की संतान होने के बाद भी उनके अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं या वेरिएशंस पाई जाती हैं। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझनी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जनरेशन प्रोड्यूस होती है, जो नए बच्चे पैदा होते हैं, जो नए प्लांट पैदा होते हैं, वो सारे के सारे अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं वो अपने पेरेंट जैसे 100% नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब जैसे आम का पेड़ है तो आम के पेड़ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराओगे तो आम का पेड़ ही पैदा होगा, नीम का नहीं होगा, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। बस डिफरेंस ये आ सकता है कि जो पुराना वाला आम का पेड़ था पेरेंट्स वाला, उसकी हाइट मान लो ज़्यादा थी, और जो नया वाला आम का पेड़ आया उसकी हाइट थोड़ी सी कम हो गई। होगा आम के पेड़ से आम का पेड़ ही पैदा, एलिफेंट का बेटा एलिफेंट ही होगा, डॉग का डॉग होगा। ये जेनेटिक्स का रूल है कि जो डीएनए डाला जाता है वही डीएनए बच्चों के अंदर पहुंचता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन पॉइंट क्या है कि इसमें दो या एक पेरेंट की ज़रूरत होती है जो दो तरह के गैमीट बनाते हैं, और उन गैमीट के फ्यूजन से ही नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं जो अपने पेरेंट्स के 100% कार्बन कॉपी नहीं होते हैं। उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती हैं, और ये वेरिएशंस इसलिए होती हैं क्योंकि दो पेरेंट के कैरेक्टर एक ही ऑर्गेनिज्म में आते हैं। दूसरा, गैमीट बनने के टाइम पर मियोसिस होती है जिससे ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के एलील्स आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग एक रिप्रोडक्शन का छोटा सा चार्ट बना के देखेंगे कि किस तरीके से होता है। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर एग्जांपल हमने ले लिया सपोज ह्यूमन का, ठीक है। ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एक तरफ हमने मेल ले लिया, मेल एज ए फादर, और दूसरी तरफ हमने एक फीमेल ऑर्गेनिज्म ले लिया, फीमेल एज ए मदर, ठीक है। तो जो फादर है उनकी बॉडी में जो सेक्स ऑर्गन होगा उसको बोलेंगे टेस्टिस, और फीमेल की बॉडी में जो सेक्स ऑर्गन होगा उसको बोलेंगे ओवरी, ठीक है। अब मेल के अंदर जो टेस्टिस है उसके अंदर मियोसिस होगी, गैमीट बनाने के लिए हमेशा मियोसिस होती है। ऐसे ही फीमेल की ओवरी में भी मियोसिस होगी। तो टेस्टिस में मियोसिस के द्वारा 4 स्पर्म बनेंगे, 4 स्पर्म्स, इस तरीके से।
टेस्टिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2n बराबर होते हैं 46, और मियोसिस के बाद जो स्पर्म बनते हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो आते हैं 23, 23, 23, मतलब 2n का हाफ हो जाते हैं n n n। इनको बोलते हैं हम लोग डिप्लॉइड, और इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड। ऐसे ही फीमेल में भी मियोसिस होगी, और इसमें ऐसे करके 4 सेल्स बनेंगी। एक सेल बड़ी होगी जिसको हम लोग बोलेंगे ओवम, 3 सेल छोटी होंगी उनको हम लोग बोलेंगे पोलर बॉडीज। तो यहाँ पर ओवरी के अंदर भी 46 क्रोमोसोम थे, 2n बराबर कितने थे 46 क्रोमोसोम, लेकिन इनके जो ओवम बनेंगे और पोलर बॉडी बनेंगी उनमें सभी के अंदर पहुँचेंगे 23, 23, 23, मतलब n बराबर कितने पहुँचेंगे 23। तो इसका मतलब ओवरी जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, और ओवरी से जो ओवम बनता है वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है। जनरली फीमेल में क्या होता है कि एक ही टाइम में एक ओवम बनता है, 3 पोलर बॉडी बनती है, क्योंकि पोलर बॉडी में साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है तो ये यूजलेस होती है, मतलब ये आगे जाके फर्टिलाइजेशन का काम नहीं कर सकती है। फर्टिलाइजेशन का काम क्या करता है, केवल ओवम। अब इन 4 में से कोई भी एक स्पर्म, मान लीजिए ये वाला स्पर्म इस ओवम के साथ में फर्टिलाइजेशन कर लेता है, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हमेशा ये याद रखना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल का एक एक गैमीट यूज होगा। स्पर्म भले ही 4 बने हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन केवल एक स्पर्म का एक ओवम से होता है। तो यहाँ पर जो एक नई सेल बनती है, इस सेल को हम लोग बोलते हैं जायगोट, और ये बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। और इसमें स्पर्म के भी 23, इसके अंदर स्पर्म के भी 23 क्रोमोसोम आ जाते हैं और ओवम के भी 23 क्रोमोसोम आ जाते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं 46। तो ये जो 23 क्रोमोसोम इसमें स्पर्म से आए हैं, ये कौन से होते हैं, फादर के, इनको बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम, और जो मदर से आते हैं उनको बोलते हैं मैटरनल क्रोमोसोम। तो आप देखिए कि ये जो जायगोट बना है, इस जायगोट के अंदर इसके माता के और पिता के आधे आधे क्रोमोसोम है, 23 मदर के हैं, 23 फादर के हैं। तो इसका मतलब इससे जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट नहीं बन जाता है, माँ के गर्भ में बच्चे को डेवलप होने में 9 महीने का समय लगता है। 9 महीने के बाद जब ये एक नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगा, तो ये जो नया ऑर्गेनिज्म होगा वो इन दोनों का प्रोजीनी कहलाएगा, और ये प्रोजीनी जो है वो 100% ना तो अपने पिता से मैच करेगी, ना 100% अपने माता से मैच करेगी। इसमें 50% फादर के कैरेक्टर होंगे और 50% इसमें मदर के कैरेक्टर होंगे। तो इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी प्रोजीनी प्रोड्यूस होती है वो अपने मम्मी पापा की, मदर फादर की क्लोन नहीं होती है, बल्कि वो उन दोनों की मिक्सिंग से बनते हैं। अब सवाल ये है कि जैसे ये तो एक ऑर्गेनिज्म बन गया, अगर इन्हीं का कोई दूसरा बेटा या बेटी होती है तो वो क्या इससे मैच करेगी? तो उसका आंसर ये है कि जैसे मदर ने एक ओवम बनाया, इसी तरीके से मदर ने नेक्स्ट ईयर एक दूसरा ओवम बनाया। ठीक है, ये तो मान लीजिए यहाँ पर पहले साल में फर्स्ट ओवम बना, फिर उसके 1-2 साल बाद मान लीजिए उन्होंने अपना सेकेंड ओवम बनाया, और इस ओवम से फादर का कोई और दूसरा स्पर्म फ्यूज करेगा। तो यहाँ पर इनसे जो बेबी प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर एक स्पर्म फ्यूज करेगा इससे। तो ये अगर हम इसको मान लेते हैं
स्पर्म 1 और इसको मान लेते हैं ओवम 1। ये स्पर्म 1 और ओवम 1 तो एक बच्चे के अंदर चले गए, लेकिन यहाँ पर ये जो स्पर्म है ये स्पर्म 2 है और ये भी क्या है ओवम 2। तो यहाँ पर जो एक अगला जाइगोट बनेगा, ये तो पहला जाइगोट बना तो इसलिए हमने इसको फर्स्ट नंबर दे दिया। यहाँ पर ये दूसरा जाइगोट बना तो इसको हमने क्या नंबर दे दिया, सेकेंड जाइगोट दे दिया। और इस सेकेंड जाइगोट से जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके पेरेंट तो सेम है, मदर फादर। जैसे इस ऑर्गेनिज्म को हमने नाम दे दिया ए, जो पहली संतान है, और जो दूसरी संतान बनी है उसको हमने नाम दे दिया बी। तो देखा जाए तो ये ए और बी दोनों के मदर फादर सेम है, लेकिन फिर भी ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों भाई हो सकते हैं ये दोनों बहन हो, या एक भाई हो एक बहन हो, तो ये एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। इनकी शक्लें, इनकी आदतें, इनके कैरेक्टर्स एक दूसरे से अलग होंगे, भले दोनों के मदर फादर सेम है। और उसका कारण क्या है, इनकी आदतें क्यों अलग होंगी, क्योंकि इनकी बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है, इसका स्पर्म इसका ओवा अलग था, इसका स्पर्म इसका ओवा अलग था, और स्पर्म और ओवा अलग होने की वजह से ये दोनों बच्चे जो हैं वो एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो किसी भी पेरेंट के 3, 4, 5 बच्चे, जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से वेरिएशन शो करते हैं। लेकिन आपने कभी कभी एक केस देखा होगा कि जुड़वा, और जुड़वा भी कैसे, हम शकल जुड़वा, मतलब दो भाई पैदा हुए, दोनों भाई बिल्कुल डिटो सेम है, या दो बहनें पैदा हुई, दोनों बहनें जो है वो बिल्कुल डिटो सेम है। तो ऐसे जुड़वा तभी पैदा हो सकते हैं, किस केस में पैदा हो सकते हैं, कि मान लीजिए एक स्पर्म और एक ओवम फ्यूज हुआ और उससे एक जाइगोट बना, और ये जाइगोट एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, लेकिन किसी गड़बड़ी की वजह से ये जाइगोट दो हिस्सों में टूट गया। ठीक है, दो हिस्सों में टूट गया और उससे दो एम्ब्रियो बन गए, और दो एम्ब्रियो से भविष्य में जाके दो बेबी प्रोड्यूस हो गए। तो वो दोनों बेबी जो होंगे वो हम शकल जुड़वा होंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं उनको। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब है एक ही जाइगोट से डेवलप होते हैं, तो वो बिल्कुल एक दूसरे के हम शकल होंगे, या तो वो दोनों लड़के होंगे या वो दोनों लड़कियां होंगे। उनको हम लोग बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस या हम शकल ट्विंस। और वो ट्विंस एक दूसरे के क्लोन होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेम स्पर्म और सेम ओवम के कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, 100 में से एक केस ऐसा हो जाता है कि जब एक साथ दो बच्चे प्रोड्यूस हो जाते हैं, और दोनों या तो बॉय होते हैं या दोनों गर्ल होते हैं, और दोनों की शक्लें 100% मैच करती हैं। जैसे आपने पुरानी मूवी में राम और श्याम, सीता और गीता करके देखा होगा कि एक जैसी शक्ल के ही दो बच्चे प्रोड्यूस हो जाते थे। उसका केवल एक ही कारण है कि जब एक जाइगोट एक बच्चे की बजाय दो बच्चों को प्रोड्यूस कर दे, और ऐसा किस लिए होता है कि वो जाइगोट किसी भी वजह से दो हिस्सों में टूट गया और उससे दो बेबी प्रोड्यूस हो गए, तो वो दोनों एक दूसरे के हम शकल होते हैं। ओके, थैंक यू। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन डू रिप्रोडक्शन, या इनमें रिप्रोड्यूस करने की क्षमता होती है या नहीं। जैसे हमने पढ़ा कि ग्रोथ हर ऑर्गेनिज्म में होती है, क्या उसी तरीके से रिप्रोडक्शन भी हर ऑर्गेनिज्म में होता है? क्या दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म अपनी संतान उत्पन्न कर सकता है, एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है? तो इसका आंसर है नो। मतलब हर ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक हनी बी का। हनी बी या मधुमक्खी जो है वो एक सोशल एनिमल है, और इस सोशल एनिमल के अंदर
इस सोशल एनिमल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है ये अलग अलग कामों को बांट लेते हैं। कुछ हनी भी एक काम करते हैं तो दूसरे हनी भी दूसरा काम करते हैं। जैसे समाज में होता है ना कि हम लोग, जैसे दूध वाला दूध लेकर आता है, सब्जी वाला सब्जी लेकर आता है, टीचर का काम पढ़ाना है, व्यापारी का काम वस्तुओं को बेचना है। ऐसे ही हनी बी भी जो है वो एक सोशल एनिमल है जिसमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। इसमें जो क्वीन बी होती है, रानी मधुमक्खी होती है, उसमें रिप्रोडक्शन पावर होती है। ये हो गई एज ए फीमेल। और मेल में ड्रोन बी होती है। तो ये दोनों ऐसी मधुमक्खियां हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। लेकिन इसके अलावा मोस्ट ऑफ दी हनी बीज जो है वो वर्कर्स की कैटेगरी में आती है। और ये जो वर्कर्स होते हैं, ये जैसे कि इनका काम होता है शहद बनाना, छत्ते की सुरक्षा करना, मधुमक्खी के जो बच्चे हैं, लार्वा हैं, उनका लालन पालन करना। तो ये जो वर्कर्स बीज होती है ये स्ट्राइल होती है। स्ट्राइल का मतलब इनके अंदर रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं है, मतलब ये अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो इसका मतलब एक मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जितनी भी हनी बीज होती है वो सारी की सारी एक ही मक्खी से पैदा होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रानी बी। वो सब उसी के बच्चे होते हैं। तो पूरे छत्ते के अंदर प्रजनन करने की ताकत, रिप्रोडक्शन करने की ताकत केवल एक ही मक्खी में पाई जाती है। वो बाकी सारी मधुमक्खियों से, हनी बी से बड़ी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वीन बी या रानी मक्खी। उसके अंदर अंडे देने की क्षमता होती है, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, उससे नए बच्चे उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो जितने भी बाकी की वर्कर्स होती हैं, जो ग्राउंड्स में जाती हैं, खेतों में जाती हैं, गार्डन में जाती हैं, वहाँ से वो नेक्टर और पॉलन्स को कलेक्ट करके लाती हैं, उससे वो शहद बनाती हैं। उन हनी बीज को हम लोग बोलते हैं वर्कर, और वो सारी की सारी स्टाइल होती है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं है। इसी तरीके का हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, म्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं खच्चर। म्यूल एक ऐसा जानवर है जो दो अलग अलग स्पीसीज के क्रॉस से बना हुआ है। मतलब एक तरफ तो हॉर्स और दूसरी तरफ डोंकी, मतलब घोड़ा और गधा। ये दो अलग अलग स्पीसीज हैं। जनरली दो स्पीसीज के बीच में क्रॉस सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि क्रॉस जो आपने देखा होगा, ऑर्गेनिज्म अपनी ही स्पीसीज में रिप्रोडक्शन करता है। जैसे डॉग का डॉग के साथ रिप्रोडक्शन होता है, कैट का कैट के साथ होता है, और वीट फ्लावर का वीट फ्लावर के साथ रिप्रोडक्शन होता है। ऐसे ही जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेम स्पीसीज में होता है। लेकिन म्यूल एक ऐसा एनिमल है जो दो अलग अलग स्पीसीज, एक घोड़े की जाति और दूसरी गधे की जाति, इसमें फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी, इन दोनों की, जैसे इसका हो गया स्पर्म और इसका हो गया ओवा, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से बनता है म्यूल। तो म्यूल जो है एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड हम उसको बोलते हैं जो दो अलग अलग स्पीसीज के, दो अलग अलग वैरायटी के क्रॉस से बनता है। तो म्यूल जो है एक हाइब्रिड है। इसके अंदर आधे 50% क्रोमोसोम्स हॉर्स के आए हैं और 50% क्रोमोसोम्स जो है वो डोंकी के आए हैं। और इसके अंदर मियोसिस नहीं हो सकती, इसमें मियोसिस नहीं हो सकती है, मियोसिस नॉट फाउंड, इसमें मियोसिस नहीं होती है। इसलिए इसमें नो गैमीट फॉर्मेशन, इसमें गैमीट भी नहीं बन सकते हैं, इसमें गैमीट भी नहीं बन सकते हैं। इसलिए म्यूल जो है वो अपनी संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। इसलिए खच्चर को भी हम लोग एक कैसा एनिमल मानते हैं, स्ट्राइल। ठीक।
इसी तरीके से कुछ ह्यूमंस होते हैं, कुछ हस्बैंड वाइफ्स होते हैं जिनमें इनफर्टाइल कपल्स होते हैं। इनफर्टाइल कपल्स, हमने तीसरा एग्जांपल लिया है ह्यूमन का। ह्यूमन में कुछ इनफर्टाइल कपल्स होते हैं और इनके इनफर्टाइल होने की वजह क्या होती है? क्योंकि ये अनेबल टू प्रोड्यूस गैमेट, अनेबल टू प्रोड्यूस गैमेट। इनकी बॉडी में, इनकी फिजियोलॉजी में कोई कमी होती है जिसकी वजह से मेल के अंदर या तो स्पर्म नहीं बनते हैं या फीमेल के अंदर ओवा नहीं बनते हैं, या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि फीमेल में ओवा तो बनता है लेकिन वो ओवा जो है यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है, या मेल के अंदर गैमीट बनते हैं लेकिन गैमीट का काउंट कम होता है। तो इस तरह के जो कपल होते हैं उन कपल को हम लोग बोलते हैं इनफर्टाइल कपल, और इसलिए ये नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू अपने बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसके लिए फिर हॉस्पिटल्स में IVF सेंटर होते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से फर्टिलाइजेशन करा के टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर हनी बी का एग्जांपल देखा, खच्चर का एग्जांपल देखा, कुछ ह्यूमंस कपल का एग्जांपल देखा जो कि इनफर्टाइल है या स्टाइल है, मतलब ये गैमीट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अपनी संतान को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाया जाता है, इसलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि लिविंग रिप्रोडक्शन करते हैं, नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। भाई आज तक जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये चौक है, तो ये थोड़ी ना ये चौक अपनी जैसी 10 चौक और खुद बना देगी, मतलब इस चौक के अंदर रिप्रोडक्शन करने की पावर नहीं है कि ये अपनी जैसी कॉपी बना दे, ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसी नॉन लिविंग चीज़ नहीं है जो रिप्रोडक्शन करके अपने जैसी बहुत सारी चीज़ों को जन्म दे दे, लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने जैसे संतानों को जन्म दे सकता है, लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती है, इसलिए हम लोग रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग्स। क्यों नहीं डिफाइनिंग कैरेक्टर मानते हैं? क्योंकि दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया हनी बी, म्यूल और इनफर्टाइल कपल्स, इनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती है, तो क्या हम इनको नॉन लिविंग मान लें क्योंकि इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है, केवल हम एक कैरेक्टर के आधार पर किसी को लिविंग और नॉन लिविंग नहीं मान सकते। भले ही इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन ये ग्रोथ करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, इनके अंदर सेंसिटिविटी है, लाइफ के दूसरे कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको लिविंग तो मानेंगे लेकिन रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानेंगे। ओके, थैंक यू।